कह रहे थे गौरव मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई सेड सो व्हाट हैपेंड? कह रहे हैं यार वो अपने बच्चे थे ना 41 सब बाहर निकल के बिल्कुल एकदम फिट है। तो आई सेड यार, फिर मैंने झट से अपना फ़ोन निकाला, मैंने नीचे से देखा। दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जिसको जब बोला था ना कि सितंबर में कि वर्ल्ड की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी, वो क्यों बोला था? क्योंकि वो गड्ढे में गिरी हुई थी। तो जैसे ही थोड़ा सा उठी तो उसका परसेंटेज राइज जो था, ये जो एनवायरनमेंट के एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने बंबई का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने बेंगलोर का बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार, चाणक्य डायलॉग्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम कश्यप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर गौरव आर्या हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चाणक्य डायलॉग्स पर। थैंक यू वेरी मच प्रेम, और आपका हमारी कंपनी में, हमारी टीम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये प्रेम है, और प्रेम आपको दिखेंगे और ज़्यादा दिखेंगे, आपको चाणक्य डायलॉग्स में दिखेंगे, आपको ये मेजरली राइट में दिखेंगे, हमारे और जो और चैनल्स हैं उसमें भी ये दिखेंगे। तो प्रेम एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इट्स रियली ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ योर टीम। द प्रिविलेज इज आवर्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन तो किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। जी बिल्कुल। अभी तो सबसे पहले उत्तराखंड वाला मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ था पूरे देश में। 41 श्रमिक हमारे फंसे हुए थे, कई सरकारें लगी रही, कई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां लगी रही, लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी विफल हुई वहां पर हमने देखा कि लोग काम आए, इंसान काम आए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए ऐसा होता है ना प्रेम, ये फौज में भी हमें यही बताते हैं कि द वेपन इज इंपॉर्टेंट बट द मैन बिहाइंड द वेपन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेपन। यानी कि हथियार आवश्यक होता है, लेकिन जो हथियार चला रहा है वो हथियार से ज़्यादा आवश्यक होता है। तो यहाँ पे अमेरिका से ड्रिल मशीन आई, बोला फिर थाईलैंड से जो माइनर्स हैं जिन्होंने माइन में रेस्क्यू करा था, उन लोगों को बुलाओ, सबको बुलाओ, यहाँ बुलाओ, इसको पकड़ो, ये पकड़ो। लेकिन एंड में क्या हुआ? जो रैट माइनर्स हैं, रैट माइनर्स कामयाब हुए। रैट माइनर्स क्या होते हैं? आज वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो बोल दिया कि इलीगल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे बड़े सॉफ्ट होता है कोल, हार्ड कोल नहीं होता, जहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, वहाँ पे छोटी सी एक सुरंग बना के जो पतले दुबले किस्म के लोग होते हैं उनको वहाँ पे डाला जाता है कि आप वहाँ से कोयला खोद के बाहर निकालिए। तो एक पैरेलल चैनल बनाते हैं, वहाँ से कोयला पीछे भेजते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को रैट माइनिंग बोलते हैं, जो कि डेंजरस होती है, काफ़ी खतरनाक होती है। तो वो जो ड्रिल मशीन थी ना वहाँ पे, वो टूट गई, और इसलिए टूट गई, सामने कंक्रीट था, वहाँ पे मेटल के यानी कि स्टील और आयरन के बार्स थे, तो उसमें लग के ड्रिल मशीन टूट गई। अंत में क्या हुआ? मुझे लगता है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा, जो रैट माइनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और वहाँ पे हम देख सकते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब वो रेगुलर ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि भाई क्या मामला है वहाँ पे, क्योंकि साइट पे तो कोई भी कुछ बोल देगा, लेकिन असली ब्रीफिंग जनरल हसनैन ने दी, फॉर द कंट्री, ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री। उन्होंने रोज रोज वो टेलीविजन पे आके ब्रीफिंग देते थे लोगों को। एनडीआरएफ का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो तो है ही मेंबर एनडीआरएफ के ना। सो ही इज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ना, ही इज एट द टॉप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ही इज एट द मेंबर लेवल। सो इसीलिए वो सबको बता रहे थे। फिर जनरल वीके सिंह ने इसको मॉनिटर करा, धामी साहब हैं चीफ मिनिस्टर, ही वॉज देयर। तो सब लोगों ने मिलजुल के 41 बंदों, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, उनके परिवार को यार, कि मैं समझ सकता हूँ ना कि कैसे उनके दिल बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बैठ गए होंगे कि हमारे घर का बच्चा यार अंदर फंसा हुआ है, किस हाल में होगा। लेकिन जब मेरी बात भी हुई थी जनरल हसनैन सर से, मैंने बोला था कि सर थोड़े से चिंतित हैं, तो उन्होंने बोला गौरव टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हम निकाल लेंगे उनको। दिवाली का भी त्योहार वो लोग अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए, तो कल ऐसा लगा मानो कि दिवाली ही मन रही है। तो जब परिवार वाले साथ हैं तब दिवाली कोई, देखिए दिवाली इमोशन है ना, दिवाली थोड़ा ना कि इस तारीख को दिवाली होगी, ऐसे दिवाली होगी। जब 4 लोग मिल जाएं, 4 दोस्त मिल जाएं, उस दिन दिवाली है। उनकी दिवाली कल हो गई, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट मुझे तब पता लगा, मुझे पता नहीं था, मैं प्रीमियर पे बैठा था, वो मूवी है ना सैम बहादुर, तो सैम बहादुर मूवी आई थी, तो मैं उसके प्रीमियर पे बैठा था, इंडियन आर्मी हैड ऑर्गेनाइज्ड चाणक्य में, तो मैं गया था, तो हमें इनविटेशन था वो सैम बहादुर का, तो मैं देखने फिल्म गया, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। तो जब मैं उसके लिए गया, तब बीच में मुझे वहाँ पे एक बुजुर्ग जनरल साहब बैठे थे, सीनियर वेटरन, तो कह रहे थे गौरव मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई सेड सो व्हाट हैपेंड? कह रहे हैं यार वो अपने बच्चे थे ना 41 सब बाहर निकल के बिल्कुल एकदम फिट है। तो आई सेड यार, फिर मैंने झट से अपना फ़ोन निकाला, मैंने नीचे से देखा, मैंने देखा कि हाँ यार ये तो निकल गया। मैंने ऐप पे देखा, इमीडिएटली पता लगा कि सारे के सारे रेस्क्यू हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि जैसे कहा जाता है कि पहाड़ों में चौड़ी सड़क बनाना जो है पर्यावरण को नुकसान करती है, पहाड़ों में नहीं बननी चाहिए अमूमन, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि जो ग्रोथ के लिए, टूरिज्म के लिए ये जरूरी भी है। तो आप इस टर्म को पूरी कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रेम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना देखिए बात तो गलत नहीं कह रहे कि
हिमालयाज आर अ यंग माउंटेन, और आप जितना खोदेंगे, जितना करेंगे, उतना वो पहाड़ कलैप्स होगा। तो ये जो लोग बोलते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या कोई जो प्रकृति को देखते हैं बड़े नज़दीकी से, तो वो गलत नहीं बोल रहे, उनकी बात ठीक है। लेकिन मुझे लगता है यार कहीं ना हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में जवाब देना चाहूँगा। बैलेंस किस प्रकार का बनाना चाहिए? देखिए, दिल्ली में चौड़ी सड़कें हैं, दिल्ली में नौकरियां हैं। मैं उत्तराखंड की बात इसलिए करूंगा क्योंकि ये पूरा जो मामला हुआ था उत्तराखंड में, वो तो उत्तरकाशी में हुआ था। उत्तराखंड में तो यार दिल्ली में स्कूल हैं, दिल्ली में फैक्ट्री हैं, दिल्ली में कंपनियां हैं, दिल्ली में सरकार चलती है, सब कुछ है। तो यहाँ पे खाने पीने का, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, उसका किसी की परेशानी नहीं है दिल्ली में, नहीं है। तो दिल्ली में बैठकर पर्यावरण की फिक्र करना बहुत आसान है यार। और खुद जो दिल्ली में बैठ के हिमालय की फिक्र कर रहे हैं, उनसे कोई ये पूछ ले कि तुमने दिल्ली का क्या करा? तुमने तो रेड़ मार दी दिल्ली की। ठीक है, यहां पे क्रिकेट टीम कहती है कि साहब हम दिल्ली में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे यहां पे। तो किसने करा ये? हम लोग तो गाड़ियां चलाते हैं, हमारे घरों में तो एसी चलते हैं 2-2 ढाई-ढाई टन के, राइट। पर्यावरण हमने जो देखिए, जो पंजाब का किसान है, हम उसको दोष देते हैं कि इसने पराली जलाई है। ठीक है, उसने जलाई है, कितना जला लेगा पराली? हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता? पराली पूरे साल तो नहीं जलती। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका दोष नहीं है, लेकिन उनका हफ्ता 2 हफ्ता, साल में 52 हफ्तों में से उन्होंने 2 हफ्ते पराली जला ली। हमने सीधा बोला कि जो पंजाब का किसान है ना, उसकी गलती है। चलो उसकी गलती है, बाकी 50 हफ्ते तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? बाकी दुनिया भर क्या कर रही है? दिल्ली में पोल्यूशन तो हम लोग फैला रहे। तो हम चाहते हैं कि जो पहाड़ है, पहाड़ बिल्कुल साफ रहे, स्वच्छ रहे और गरीब रहे। अच्छा, ये गरीब वाला टर्म, इसको भी एलाबोरेट करना। हाँ, मैं बताता हूं आपको। अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे, पूरी की पूरी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। उत्तराखंड के हर एक घर में फौजी है, वो नीचे आके या कहीं और जाके वहां पे टॉप जो वो है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला काम जो उत्तराखंड में माना जाता है कि वो फौज में भर्ती हो गया। वो सबसे बड़ी चीज, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आप कुछ बन जाएं, आप नासा के साइंटिस्ट बन जाएं, उत्तराखंड में जब ऑलिव ग्रीन वर्दी पहन के आप गांव में आएंगे तब आपकी इज्जत होगी। ये उत्तराखंड का कल्चर है, आज का नहीं, कई 100 साल का कल्चर है वहां पे। पहली बात, उत्तराखंड में, और मैं उत्तराखंड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक कुमाऊं रेजिमेंट से है, और ये जो पूरा मैटर हुआ है ये उत्तरकाशी में हुआ है, जो कि उत्तराखंड में, गढ़वाल में। यार ऐसा है कि आपको गांव के गांव वहां पे दिखेंगे जहां पे सिर्फ महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। वहां पे जवान लोग हैं नहीं, क्योंकि सारे के सारे छोड़कर आ गए। क्या पहाड़ के क्षेत्र के लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि उनके यहां तरक्की हो, उनके यहां स्कूल बने, अस्पताल बने, राइट, उनके यहां फैक्ट्री लगे, उनके यहां नौकरी मिले? अगर कोई उत्तरकाशी का रहने वाला है, क्या उसका यह अधिकार नहीं है कि उसका बच्चा उसी के साथ रहे, या उस बच्चे को यह है कि मेरा माँ बाप, क्यों माँ बाप को साल में एक दिन दिवाली की छुट्टी में देखेगा वो, या नए साल की छुट्टी में देखेगा? पूरे 11 महीने अपने बाप को नहीं देखेगा, अपनी माँ को नहीं देखेगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बेधड़ल्ले से तरक्की हो वहां पे, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप काट दें, पहाड़ काट दें, बर्बाद, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट वी हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ। ये जो एनवायरनमेंट के एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं ना, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने बंबई का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने बेंगलोर का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कोई बड़ा शहर नहीं है जिसका इन लोगों ने, और ये वहीं से बैठ के डायलॉग मारते हैं, ये वहीं से बैठ के डायलॉग मारते हैं। क्या जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है, क्या उसका अधिकार नहीं? और तरक्की कैसे होगी? बिना सड़क के तरक्की नहीं हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूं। मैं एक टीवी सीरीज करता था पहले, पेट्रियट। तो हम लोग चले गए उधर शूट करने के लिए, ये अपने बस्तर, ठीक है। बिल्कुल वहां पे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं, बिल्कुल बीड़ इलाका, अजीब सा, बिल्कुल आप समझ लो कि वहां पे जंगल ही जंगल। आप जंगल में जा रहे हो, आधे घंटे गाड़ी चल रही है, कोई एक इंसान आपको दिख गया तो आपकी अच्छी किस्मत है, वरना इंसान नहीं। वहां पे घने जंगल, बस चलते चले जा रहे हो। बीच में एक रोड है, बाकी रोड ही नहीं है कहीं पे। आपको पता है सीआरपीएफ ने, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है अपनी सीआरपीएफ, वो एक रोड बनाने के लिए ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, मैं बताता हूं, वापस उत्तरकाशी ले जाऊंगा, वापस उत्तराखंड ले जाऊंगा आपको।
लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे साहब जो ठेकेदार होता है नक्सल उसको धमकी देते हैं, नक्सल उसको मार डालते हैं, कोई ठेका लेने को तैयार नहीं है सड़क बनाने के लिए। क्यों? नक्सलवादी क्यों मना कर रहे हैं कि सड़क बनेगी तो स्कूल बनेगा, तो अस्पताल बनेगा, तो कॉलेज बनेगा, तो दुकानें आएंगी, तो तरक्की आएगी, तो मोबाइल फोन के टावर आएंगे, तो बस स्टॉप बनेगा, तो वहां पे ट्रेन आएगी, तो वहां पे सब कुछ होगा। सड़क नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं आएगा। सरकारी स्कीम सड़क को लेकर चलती हैं, उज्ज्वला योजना है आपकी, ठीक है, सरकार शौचालय बना रही है, हर चीज के लिए आपको सड़क चाहिए। जहां सड़क जाएगी सड़क अपने साथ तरक्की लेकर जाती है ना। सीआरपीएफ ने 100 से ज्यादा जवान सीआरपीएफ के वीरगति को प्राप्त हो गए सड़क बनाते बनाते। आपको पता है सीआरपीएफ ने बोला कि अगर कोई और ठेका नहीं लेता सीआरपीएफ ठेका लेगी। सीआरपीएफ ने सड़क बनाई, अपना खून बहा के वो सड़क बनाई। आज की तारीख में जो उस पूरे एरिया में रेड कॉरिडोर में जो नक्सलवादी बिल्कुल जो दुबके दुबके घूमते हैं ना आज की तारीख में, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि और किसी का हाथ नहीं है, उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस भी है, उसमें तेलंगाना पुलिस भी है, उसमें वेस्ट बंगाल पुलिस भी है, सोनभद्र के पास यूपी पुलिस का भी बड़ा काम रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो किरदार रहा है इसमें सीआरपीएफ का रहा है। सीआरपीएफ ने ऐसे ऐसे काम करे, कभी आप और मैं बैठेंगे, मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा सीआरपीएफ की, जबरदस्त काम करा उसने, मतलब कि आपको भारतीय होने पर गर्व हो जाएगा। पर मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं सीआरपीएफ की? मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि सीआरपीएफ वालों को पता है सड़क की अहमियत क्या होती है, क्योंकि उन्होंने खून अपना बहाकर वहां पर सड़क बनाई और आज की तारीख में वहां पर तरक्की हो रही है। सीआरपीएफ कह देती हमारा काम थोड़ा ना सड़क बनाना, बाढ़ में जाओ, हमारा काम नहीं है भाई सड़क बनाना। उन्होंने बोला नहीं यार देश के हित में हम सड़क भी बना देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बना दी सड़क। अब मैं वापस आपको ले जाता हूं उत्तराखंड। जब पहाड़ों में सड़क जाएगी तब पहाड़ों में तरक्की होगी। वो गांव जो है ना पहाड़ के, वो फिर आबाद होंगे। फिर वो जो लड़का है ना, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे दिल्ली के किसी होटल में नौकरी करनी है क्योंकि मेरे यहां रोजगार नहीं है। पहली बात है। दूसरी चीज, चाइना ने, ये सब बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां की ये लोग एनवायरनमेंट वाले बोलते हैं, ज्यादातर इसमें बॉर्डर स्टेट्स हैं। हिमाचल बॉर्डर स्टेट है, लद्दाख आपका बॉर्डर स्टेट है, अरुणाचल आपका बॉर्डर स्टेट है, सिक्किम आपका बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, उत्तराखंड आपका बॉर्डर स्टेट है। ये सब बॉर्डर स्टेट्स है ना। और यहीं पे तो वो 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है। चाइना ने अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त कर लिया, मजबूत कर लिया, ठीक है। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है यार। हमारी क्या मजबूरी है कि अगर आप नहीं करोगे, वो आपकी फौजें सही टाइम पे बॉर्डर पे ऑलरेडी फौजें हैं, लेकिन जब लड़ाई छिड़ती है तो आपको फिर, जिसको कहते हैं हजारों टन सामान रोज मूव करता है, और वो हवाई जहाज से मूव इतना नहीं कर सकता। हवाई जहाज में बड़ी लोड कैपेसिटी जो है ना उसकी, एयरक्राफ्ट की, कितना भी, मैं कह रहा हूं कितना भी बड़ा एयरक्राफ्ट हो, कितना दुनिया का सबसे बड़ा, उसकी लिमिटेड होती है। सामान तो सड़क से जाता है, ट्रेन से जाता है। अब ट्रेन तो पहाड़ों में चल नहीं पाती सक्सेसफुली इतनी, ठीक है ना। कश्मीर पहुंच गई क्योंकि वो घाटी है, ये तो घाटी नहीं है। उत्तराखंड के तो पहाड़ भी ऐसे खड़े खड़े हैं, वो गढ़वाल के, वो खतरनाक ही पहाड़ है वहां के। तो भाई वहां पे जब आपके सरहद पार चाइना ने बना ली है सड़क, और चाइना ने अपने बंकर बना लिए, चाइना ने अपने बॉर्डर, आप नहीं बनाओगे क्या? आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि उत्तरकाशी में टनल कोलैप्स हो गया, बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, हमारे भी भाई हो, ऐसी बात नहीं है। कल उसी उत्तरकाशी में आप चाहते हैं कि चाइनीज आर्मी पहुंच जाए वहां पे? नहीं चाहते ना आप कि चाइनीज आर्मी पहुंच जाए। तो आपने हर समय बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर करा। आपसे मेरा मतलब सरकार से, हर समय 75 साल से इग्नोर्ड है। अब जाके काम हो रहा है तो लोगों को खुजली हो रही। देखो, आपको मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं तो वैसे आपको मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा, बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा, जहां पे एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक रहे और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने, क्योंकि दिस इज अ मस्ट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जो लोग ज्यादा गाना गाते हैं ना एनवायरनमेंट का, ठीक है, उनके 100 मीटर दूर अस्पताल है, 200 मीटर दूर शॉपिंग मॉल है, बच्चे का स्कूल बगल में है, सारी सुख, जिसको कहते हैं ना कि सुख सुविधाएं उनकी आसपास हैं, ठीक है। और पूरे पर्यावरण का जो जिम्मा है वो उत्तराखंड के गांव के एक सिंपल से गांव वाले ने अपने सर में पूरा उसने जिम्मा ले रखा है कि भारत का पर्यावरण ठीक हो तो मैं गरीबी रहूंगा, मैं ऊपर ही रहूंगा, मैं लाचारी रहूंगा, मेरे पास बिजली नहीं होगी, मेरे पास पानी नहीं होगा, मेरे बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्यावरण बहुत अच्छा, हवा लो तो मजा आ जाता है यहां पर। यार ये कैसा न्याय है? तुम गाड़ी चलाना बंद करो दिल्ली में, तुम्हें पर्यावरण की इतनी चिंता है तो। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट बीइंग एक्सट्रीमिस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि यू हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ। अच्छा, ये मैं एक बीच में सवाल करूंगा इसमें कि आपके अकॉर्डिंग, जो मैंने सुना, आपने भी बताया, तो इससे ऐसा लग रहा है कि मतलब लोगों को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है।
जो पहाड़ पर के लोग हैं, तो क्या मतलब ये बात सही है क्या कि उनको कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम से दूर ही रहे, कनेक्टिविटी आएगी तो वो कनेक्टेड होंगे ज़्यादा? नहीं, ये शुरू में था, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी भारत की कई सालों तक कि यार ऊपर के जो भी चाइना के इलाके के हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे नॉर्थ है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे और बाकी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे जानबूझ के सड़कें खराब रखो, जानबूझ के सड़कें आप खराब रखो कि अगर चाइना कभी भारत के अंदर घुसे तो उसको दिक्कत हो, इतनी आसानी से वो आगे ना बढ़ पाए, चाइनीज फौज जो पीएलए है वो एडवांस ना कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब करके रखो कि चाइनीज फौज को दिक्कत आए। और ये बहुत बेवकूफ़ी की पॉलिसी थी, क्योंकि आप अपने खुद के लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप ये कह देंगे दिल्ली की, क्योंकि चाइनीज फौज तो दिल्ली भी पहुंच सकती है, पहुंचो कहीं भी सकती है, खोद दो दिल्ली की रोड है, खोद दो। ये डीएनडी बनाया है, तोड़ दो डीएनडी को। यमुना जी, ईस्ट दिल्ली और उत्तर प्रदेश अलग और दिल्ली अलग, क्यों जोड़ा ओखला से आपने? नोएडा क्या है? नोएडा इज न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यही तो है नोएडा का फुल फॉर्म। तो भैया फिर छोड़ दो, फिर इसको भी छोड़ दो, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, हमारी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। हाँ, कॉफ़ी भी हमारी ठंडी हो रही है, कॉफ़ी पी लीजिए, है ना। और आपसे बात हो रही है तो पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा पाकिस्तान की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। तो पाकिस्तान में सितंबर में कहा गया कि पाकिस्तान का जो रुपया है बहुत मतलब तेजी से ग्रो करने वाला है भाई, सबसे टॉप परफॉर्मिंग, हाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी बताया गया। हाँ। लेकिन नवंबर में आते आते धराशायी हो गया, जमीन पर आ गया। प्रेम, मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इकोनॉमी के पैर नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पाकिस्तानी फालतू में खुशी मना लेते हैं कि आयूब खान के समय बहुत तगड़ी इकोनॉमी थी हमारी, मुशर्रफ के टाइम पे बहुत तगड़ी इकोनॉमी थी हमारी। अब इनसे पूछो क्यों, तो क्यों का जवाब किसी तुर्रम खान पाकिस्तानी के पास नहीं है। आप कोई गाड़ियां बनाते थे, आप कोई हवाई जहाज बनाते थे, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते थे, आप अब वो पैसा कहां से रहा था? बस मुशर्रफ के टाइम पे अच्छी इकोनॉमी थी, इस अच्छी तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मांगे तांगे का पैसा था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रहा था। अमेरिका के कंटेनर भर के डॉलर आते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो गई। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसको जब बोला था ना कि सितंबर में कि वर्ल्ड की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी, वो क्यों बोला था? क्योंकि वो गड्ढे में गिरी हुई थी। तो जैसी थोड़ा सा उठी तो उसका परसेंटेज राइज जो था वो दुनिया में सबसे अच्छा था। लोग पागल हो गए, पाकिस्तान के टीवी एंकर वो नाचने लगे स्टूडियो में कि साहब अब तो हम इंडिया को सबक सिखा देंगे और दुनिया को सबक सिखा देंगे, और हमें छोटा दिखाते थे। अब छोटा दिखाते नहीं है, छोटे हैं वो, कोई उनको छोटा नहीं दिखाता, उनका बेड़ा गर्क हो रखा है। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि लोगों ने कह दिया कि साहब अगले साल के एंड तक, 2024 के एंड तक, पाकिस्तान का जो अगेंस्ट द डॉलर द रुपीज गोइंग टू बी ट्रेडिंग एट 350, 350। तो उनकी इकोनॉमी के, देखिए आईएमएफ क्या कह रहा है पाकिस्तान से कि ये जो आप कहते हैं ना कि बीच में आप कि बीच में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ले आओगे, ठीक है ना, आपने कुछ कर दिया, स्मगलिंग बंद कर दी डॉलर्स की, और ये फौज ने डंडे मारो, ये सब ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। आपके मैक्रो इंडिकेटर्स बिगड़े हुए हैं, आपका टैक्सेशन का बेस बिल्कुल खत्म है। कोई टैक्स देने को खुश नहीं है पाकिस्तान में ना, कोई टैक्स नहीं देता। वो बताएगा नहीं कितने पैसे हैं उसके पास, टैक्स तो बहुत बड़ी बात है, बात की बात है। आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बेड़ा गर्क हो रखा है, बेड़ा गर्क हो रखा है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो यार जब बिजनेस एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क हो रखा है, जब कोई आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग इन्वेस्ट करना चाहते? तो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं या पाकिस्तानी जो टेलीविजन पे एंकर्स हैं, अक्सर कहते हैं कि नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है या लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते। बात वो नहीं है। कोई भी आदमी इन्वेस्ट क्यों करता है? मैं 100 रुपये डालूंगा, मैं चाहता हूं 200 रुपये निकले। जब वो उसको पता है पैसे पाकिस्तान में, वो 200 रुपये तो बहुत दूर की बात है, 100 रुपये डूब जाएंगे, तो क्यों करेगा इन्वेस्ट? और चाइना पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान से इन्वेस्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है अरबों डॉलर का, उसका कमाई से कोई लेना देना नहीं है, उसका मामला स्ट्रेटेजिक है। तो हाँ, तो आप बताइए, मैं एक छोटी सी बात, इसी साल चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर 10 साल सीपैक, नहीं है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक के 10 साल की खुशी मनाई कि साहब 10 साल हो गए सीपैक के। रोडें बनी है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया रोडें बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई पाकिस्तानी, मैं चैलेंज करता हूं, कोई पाकिस्तानी ये बता दे कि साहब इतना हमारे रोजगार बढ़ गया पाकिस्तान में, हमारी करेंसी इतनी स्टेबलाइज हो गई, हमारे इतने लोग इस लेवल पे थे गरीबी पे, यहां पे पहुंच गए। कोई डेटा होता है ना
चाइना कहता है हमने 50 अरब डाल दिए, 40 अरब डाल दिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहता है हाँ इतने आए हैं पैसे, हमने ये कर दिया, सी पैक, ये गेम चेंजर हो जाएगा। गेम 10 साल में कुछ इंप्रूवमेंट तो हुई होगी। अब आप बोलेंगे 10 साल में के साथ 10 साल में 10 नई सड़कें बन गई जो बहुत शानदार है, ठीक है। मैंने अभी पहले क्या बोला था, सड़कों के साथ तरक्की जाती है, इन सड़कों के साथ तरक्की नहीं गई। भारत में जो छत्तीसगढ़ में सड़क बनती है उसके साथ तरक्की जाती है, इनके साथ तरक्की नहीं गई। आप बताइए पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? सीपैक बन गया है तो चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? भाई आप खुजराब पास से आपने पूरा काराकोरम काट के आप नीचे ले आए, आप गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है, आप भारत के एरिया से सब कुछ काट के ले आए, गवादर तक आपने बना दिया, वेरी गुड। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ ये तो बता दो एक बार। कुछ अच्छी सड़कें बन गई है, नो डाउट, फायदा क्या हुआ? और वहाँ पे जो लोग हैं उनको जो रेगुलर रोजमर्रा की चीज़ें होती है, डे टू डे लाइफ की नीड जो होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वो स्थिति तो ऐसी है, आटा दाल के लिए तरस रहे हैं बेचारे। वो नहीं होगी कभी पूरी, वो कभी नहीं। देखिए मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक मिसमैनेज्ड मुल्क है। और पाकिस्तान में सभी की नीयत खराब है, क्या गरीब और क्या अमीर। और गरीबों को जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है और रखा गया है। और उनकी जो क़यादत है, उनकी जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, उन्होंने जानबूझ के इनको गरीब रखा है, क्योंकि जितने गरीब रहेंगे उतने कंट्रोल में रहेंगे। ज़्यादा आदमी पढ़ लिख जाता है ना, फिर वो सवाल पूछता है, और पाकिस्तानियों को सवाल से बहुत डर लगता है। दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ क्वेश्चंस। ये आपसे बेहतर कौन समझेगा, आप तो रोज। हाँ, तो यही उनके साथ चक्कर है पाकिस्तानियों को। तो ये उनके हालात कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि वो चाहते नहीं है सुधरना। दे आर हैप्पी इन दैट कंडीशन। जो लोग हैं जो अनहैप्पी हैं वो अनहैप्पी हैं। और पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बड़ा बंदा नहीं है जिसके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, और जिसके पास 2-2 पासपोर्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उसके पास यूके का भी, उसके पास कनाडा का भी है। पाकिस्तान की जो टॉप क्रीम है वो तो बाहर रहती है, पाकिस्तान में थोड़ा ना रहते हैं ये लोग। ये अपने बच्चों, आज किसी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए सड़क पर चलता हुआ, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, वो आपसे एक ही बात बोलेगा कि भाईजान जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए ना, मेरा वीज़ा लगा हुआ, जिस दिन मेरे पैसे आ गए, जिस दिन मेरा वीज़ा आ गया, मैं यहाँ से फुर। दे डोंट, पाकिस्तानीज हेट पाकिस्तान। इनका पाकिस्तानी प्रेम कब निकलता है दिल में, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और इश्क कब निकलता है इनका दिल से? जब भारत के साथ क्रिकेट मैच होता है, या वाघा बॉर्डर में जब बीएसएफ वाले और पाकिस्तान रेंजर वाले ऊंची ऊंची टांगे उछाल के जब मार्च करते हैं ना, इनकी मुहिबुल वतनी जो होती है, देशभक्ति, इनकी पाकिस्तानियों की वहीं तक है। इससे ज़्यादा इनकी नहीं है, इससे ज़्यादा इनका दिमाग भी नहीं है, ये वहीं तक है। हम सबक सिखा देंगे, हम जिहाद कर देंगे, हम हिंदुओं को मार, इससे ज़्यादा पाकिस्तान में दिमाग नहीं है। अगर वतन से मोहब्बत करते हो तो इकोनॉमी पे काम करो, वर्क ऑन द इकोनॉमी, अपने मुल्क को अच्छा करो। नहीं, मुल्क को अच्छा जब करने वाली बात होती है, सबके वीज़े लगे, सब बाहर जाना गलत बात नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ योर लॉयल्टी टू योर कंट्री? तुमने अपने मुल्क के लिए क्या करा? पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के लिए क्या करा ये बता दो। बिल्कुल सही, जीरो। और जब पाकिस्तान की भी बात करें तो अभी खालिस्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए। खालिस्तान मॉड्यूल हमने देखा कि बहुत प्रभावी हो गया, पन्नू के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। अभी अमेरिका ने तो भारत को भी ब्लेम कर ही दिया एक तरह से देखे तो पन्नू वाले मामले में। अब पन्नू का नया स्टेटमेंट आया, पन्नू कह रहा है, टीवी इंटरव्यू दिया उसने, और वो कह रहा है कि अब अमेरिका ही इस पर अपना देखे कि क्या करना है। प्रेम ऐसा है कि देखिए, कोई पन्नू वन्नू को मारना नहीं चाहता। पन्नू क्या करता है? पन्नू के हाथ में हथियार थोड़ना है, पन्नू के हाथ में तो कैमरा, एक माइक है। उसको कौन मारेगा, क्यों मारेगा? पन्नू अपने आप को जिंदा शहीद बनाना चाहता है कि जिंदा भी रहूं और शहीद का दर्जा भी मिल जाए, है ना, लड्डू भी खा लूं और डायबिटीज भी ना बढ़े। तो पन्नू बीच वाला गेम खेल रहा है। और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत ने मारने की, देखिए मैं आपको बात बताता हूं, भारत ने मारने की कोशिश करी, भारत ने कोई मारने की कोशिश नहीं करी। और पन्नू को मारना कितना मुश्किल है यार। पन्नू कौन सा प्रेसिडेंट है किसी देश का, कि किसी तगड़े देश का राष्ट्रपति है पन्नू? आप अमेरिका में किसी को भी $5-10 हज़ार दे दीजिए, जो सड़क पे जो क्राइम करते हैं उनको, वो ठोक देगा पन्नू को। पन्नू को मारना थोड़ा ना डिफिकल्ट है, पर हम मारना नहीं चाहते पन्नू को। क्यों मारेगा कोई पन्नू को? पन्नू जैसे कुछ, जैसे आप शादी में गए, आपने देखो कि शादी में कुछ लोग होते हैं ना, शराब पी के बदतमीजी करते हैं, टिपिकल टाइप के। पन्नू उस टाइप का है। हाँ, आप 2-4 थप्पड़ मार के उसको बाहर निकाल देते हैं शादी से, या बोल देते हैं कि इसके सर पे ठंडा पानी डालो। पन्नू उस टाइप का है। पन्नू ऐसा थोड़ा ना है कि पन्नू हाथ में ग्रेनेड लेके और रॉकेट लॉन्चर लेके कोई बड़े लंबे जिहाद पे निकला है। पन्नू ने आज तक मक्खी नहीं मारी होगी। पन्नू इज डन, ही इज नेवर हेल्ड अ वेपन इन हिज हैंड। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका का साथ है
तभी तो वो वहाँ पे सरवाइव कर पा रहा है। और खालिस्तान मामले में अमेरिका कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है हाल फिलहाल में। अमेरिका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा रहा। देखिए बात यह है कि पन्नू को ये पता है कि पन्नू की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अमेरिकन डीप स्टेट इस्तेमाल करता है, कोई भी कंट्री इस्तेमाल करती है। कल हमें मिल जाए कोई बंदा, भारत को मिल जाए, जो अमेरिका की सरकार को रगेद रहा हो रोज पकड़ पकड़ के, ठीक है, उसको गालियां दे रहा हो, भारत भी उसको $1000 दे के उसको बोलेगा कि तू हमारी साइड में आ जा। जब हम बोलेंगे तब भौंकना। पन्नू का क्या है, पन्नू को डॉलर मिलते हैं, पन्नू भौंकता है। जब डॉलर मिलते हैं पूंछ हिलाता है, कहानी खत्म। पन्नू एसेट है किसी का, हो सकता है CIA का हो, किसी का भी हो, पर मुझे नहीं लगता कि पन्नू को कोई मारना चाहता है, क्योंकि यार पन्नू सिर्फ बुरी अंग्रेजी में धमकियां देता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश। पन्नू कुछ कुछ करता है। पन्नू इज बेस्ट इग्नोर्ड। पन्नू को तो मैंने हैशटैग चलाया था उसके लिए, पन्नू के लिए, क्यूट लोमड़ी है, लोमड़ी जैसी जगह है पन्नू की, वो क्यूट सी लोमड़ी है पन्नू। आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स। देखो यार, पन्नू को अगर निपटाना होता बहुत पहले निपट चुका होता। कोई मारना वारना थोड़ा चाहता है पन्नू को। ये तो फालतू में फर्जी वाला है, ये सब कुछ नहीं है इसमें। तो अमेरिका के गोद में चला गया है, तब क्या लगता है कि अमेरिका इस पर क्या? नहीं, वो अमेरिकन सिटीजन है तो अमेरिका की गोद में जाएगा, वो तो ठीक है। इसका कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं है। देखिए सुनिए, खालिस्तान के बारे में एक बात आपको समझनी पड़ेगी। खालिस्तान कुछ नहीं है, वो खाली स्थान है। और खालिस्तान की ये खूबसूरती है कि वो स्क्रीन सेवर है इलीगल इमिग्रेशन के लिए, ड्रग्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, हफ्ता वसूली के लिए। पर आपको कोई कहानी तो सुनानी पड़ेगी ना यार। आप आम लोग आपको बुरा कहेंगे अगर आप ये बोलेंगे कि अगर कोई इंसान कहता है कि भाई वो ड्रग्स में डील करता है, अगर वो कहता है कि नहीं मेरा ड्रग एम्पायर, कोई कहता है कि उसका चल रहा है, अगर कोई कहता है कि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है, वो बच्चों को किडनैप करके पैसे लेता है, या वो दुकानदारों से हफ्ता वसूली करता है, तो ये तो बुरे काम हो गए। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम भारत की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आपको उसमें रोमांस डालना पड़ेगा, माहौल हाइप करना। हाँ, आपको चाय में थोड़ा सा शक्कर डालेंगे तब लोगों को मजा आएगा, साथ में बिस्किट आप सर्व करेंगे ना। ये बेसिकली खालिस्तान इज नथिंग, इट्स अ मैसिव ड्रग एंड इमिग्रेशन स्कैम। ये इनके दो बड़े धंधे हैं, इमिग्रेशन, पंजाब से जो लड़के हैं मासूम बच्चे, उनको झूठ बोलना, उनसे पैसे ऐंठना, उनको विदेश में लाना, उनको फिर उनका फ़ायदा उठाना। तो ये मामला खालिस्तान का, इससे ज़्यादा खालिस्तान कुछ नहीं है। तो और अंतिम सवाल ये भी पाकिस्तान से ही रिलेटेड है जी। वर्ल्ड बैंक ने फिर से पाकिस्तान को एक बहुत बेहतरीन सलाह दी है कि हर बार हाथ फैलाने से पहले, मांगने से पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे दो, अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो, इन्वेस्टमेंट की जो डोमेस्टिक रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए। यार वो नहीं करेगा पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने तो सही सलाह दी, IMF भी कह के मर गया IMF, इन लोगों ने कुछ नहीं करा, करेंगे कुछ नहीं यार। IMF क्या कह रहा है? IMF ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो फौज की तनख्वाहें जरा उसके बारे में बताना। फौज ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो खुद मुख्तारी है, हमारी जो संप्रभुता है, उस पर नजर है। अरे भिखारी की क्या संप्रभुता होती है यार? जो बेगर होता है उसकी क्या सॉवरेनिटी होती है, क्या खुद मुख्तारी होती है भिखारी की? इनको भीख भी चाहिए, इनको खुद मुख्तारी भी चाहिए, इनको संप्रभुता भी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना होता है कि ये दान दक्षिणा भी मांग रहे हो फिर कह रहे हो कि हम सॉवरेन हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छी रिफॉर्म्स के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी इकोनॉमी में झोल है। पाकिस्तान अगर रिफॉर्म करेगा, पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। किस जनरल ने कितना पैसा चोरी करा है? इनका एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का, साकिब निसार। साकिब निसार ने पूरे दुनिया भर के पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, लोकल थे, सबको बोला कि दोस्तों मैं हूं साकिब निसार, तुम एक काम करो बढ़िया सा। बोला जनाब क्या करना है? सब लोग मुझे पैसे दो, पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की कमी है, डैम बनाएंगे। तो बोला ठीक है जनाब, डैम बना दो। जब बोला डैम बनाएंगे, तो डैम बना के उसने, डैम बनाने के चलते पता है क्या करा है? डैम बनाएंगे की स्टोरी हो गई, डैम बनाएंगे, उसने पैसा इकट्ठा करा डैम बनाने का और अमेरिका भाग गया। आज तक कुछ नहीं बना वहां पे। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो वहां पे भाई, वहां पे पूरा मामला ही झोल है, पूरा पाकिस्तान झोल है। एवरीबडी इज अ थीफ देयर, एवरीबडी। मतलब कि, और चोरी बुरी नहीं मानी जाती पाकिस्तान में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो गांव का चौधरी है वो चोरी करेगा, ऐसा पाकिस्तान कहता है। उनका आर्मी चीफ चोर है, उनके जनरल्स चोर है, उनका प्रधानमंत्री चोर है। चोरी के इल्जाम में तो सब जेल में है। नवाज शरीफ ने क्या करा? करप्शन। इमरान खान करप्शन, तोशाखाना केस,
ये सारे के सारे करप्शन में अंदर गए हैं। और जो नहीं वो विदेश भाग जाते हैं। भाई कोई किसी से पूछे कि तुम्हारे खर्चे कहाँ से चलते हैं, तो ये एवरीबडी, पाकिस्तान इज अप फॉर सेल यार। ये देखो सेल का ठप्पा 50% डिस्काउंट पाकिस्तान का लगा हुआ है, जिसमें पैसे में जाकर खरीद ले। शॉपिंग मॉल है पाकिस्तान, इज अ शॉपिंग मॉल। उस शॉपिंग मॉल में पाकिस्तान अपनी गैरत, अपनी इज्जत सब बेचता है वहां पे पाकिस्तान। आपको बस कैश डॉलर फेंकने हैं, करेंसी डॉलर है भाई। और कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी रुपये फेंक दिया आपने, ना ना ना, करेंसी डॉलर है। यूएस डॉलर फेंको, नाचेंगे पाकिस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मेजर गौरव आर्या, और जिन्होंने हर सवाल के जवाब दिए। और कल फिर से हम लोग इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर जो तमाम देश भर में चल रहे हों, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड तमाम मुद्दों को लेकर आपके सामने आएंगे। हमारे सवाल होंगे, मेजर गौरव आर्या के जवाब होंगे। तो ऐसे तमाम शो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे जो यूट्यूब चैनल को है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों यहां पे प्रोग्राम खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। कैसा लगा आपको? मेरी और प्रेम की बातचीत कैसी लगी जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हां, एक और बात, क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप सीडीएस की एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको सिंपली एक इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी में? अगर है तो आप हमारे सच्चे सब्सक्राइबर हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर करिए इस वीडियो को। जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।